युगधारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम घर की याद कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले प्रथम भाग में हमने इस अंतरे तक पढ़ा था, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब आगे कवि कहता है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। वही फिर से पुनरावृत्ति की है कि हम भाई बहन जहाँ एक और शक्ति के प्रतीक हैं, दूसरी ओर प्यार की अंतरधारा के भी प्रतीक हैं। तो जहाँ भुजा भाइयों के शक्तिशाली होने का, परिवार के शक्तिशाली होने का प्रतीक है, वहाँ बहनों का प्यार, उनमें आपस में प्रेम, सौहार्द और परस्पर सौमनस्य की या परस्पर स्नेह की जो धारा है उसका प्रतीक है। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। तो वो भाई बहन जब वो उतर करके आते हैं और वो देखते हैं अपने बच्चों को, हम भाई बहनों को देखते हैं, तो या तो हम खेलते रहते होते हैं या हम खड़े हुए होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, और जब उनकी नज़र हम पर पड़ती है तो फिर क्या हुआ होगा। फिर अब कवि कहता है, नज़र उनको पड़े होंगे जब वो पूजा करके, पाठ करके, दंड बैठक करके उतरते हैं, नीचे आते हैं और हम भाई बहनों की ओर नज़र पड़ती है उनकी, तो फिर पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। तो अब जो है उन्होंने जब अपनी वृद्ध आँखों से देखा, हालांकि वो बहुत मजबूत हैं, हालांकि वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जब वो नीचे उतरे अपने नित्य कर्म को करके और अपने बाकी बच्चों को देखा, और उन बच्चों को देख करके देखा कि मैं नहीं हूँ, कवि नहीं है, तो रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। मेरा नाम ले करके वो रो पड़े होंगे और रो करके मुझे याद कर रहे होंगे, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। हाँ, तो पांचवा मैं हूँ अभागा। कवि कहता है कि बाकी चार भाई हैं घर पे और मैं एक पांचवा भाई हूँ, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अब ये पांचवे हैं तो इनके ऊपर बहुत स्नेह रहा है पिताजी का, तो सबसे छोटे भाई होने के कारण इनका पिताजी का बहुत विशेष स्नेह रहा होगा। तो जब इन्होंने देखा कि मेरा पांचवा बालक नहीं है, तो मेरा नाम लेकर के वो रो पड़े होंगे, और पांचवा मैं हूँ अभागा। वो पांचवा कौन है? मैं, अभागा मैं हूँ। अपने दुर्भाग्य की ओर कवि इशारा करता है और संबोधित करता है, अपने आप को अभागा कहकर संबोधित करता है, क्योंकि आज वो परिवार में नहीं है। लेकिन पिताजी क्या कहते थे मेरे बारे में? जिसे सोने पर सुहागा। कवि को अपनी पांचवें बालक को वो सोने पे सुहागा कहते थे। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, हमेशा मेरे पिताजी मुझे सोने पे सुहागा कहते रहे हैं। बाकी कहने का मतलब सोने पर सुहागा क्या है? सोना बाकी के सारे बच्चे हैं और सोना बाकी के सारे बच्चे हैं और सुहागा कवि है। तो सोने की चमक तब और बढ़ जाती है जब सुहागे से उसको घिस दिया जाता है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। ये एक बात कहते हुए मेरे लिए उनका प्यार सदा बहता रहा है, सदा उन प्यार से ओतप्रोत होकर के, मेरे लिए स्नेह से भर करके वो ऐसा कहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कह रहा है कि मैं तो यहाँ जेल में बैठा हूँ। देखिए इन पंक्तियों को देखिए, बड़ी मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे, वो सारे बेटे जो सोने जैसे हैं, बाकी के मेरे भाई जो कि जिनको सोने जैसा कवि के पिताजी कहते थे, लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उन्हें लग रहा होगा कि वे तो कमसिल हैं, वे कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं जैसा मैंने किया है। अर्थात मैंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेकर के जेल में अपने आप को जेल में बंद करवाया है, जेल में कैद हुआ हूँ मैं। तो ये एक गर्व की बात है, एक बड़े उनके लिए अभिमान की बात है कि उनका एक बेटा जो है आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर के जेल में गया है, आज़ादी के आंदोलन में शामिल है। तो आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। उन्हें लग रहा होगा कि बाकी के चार बेटे हैं जो वे बहुत अधिक
उनका जीवन उतना अधिक उद्देश्यपूर्ण नहीं है, उतना अधिक गौरव भरा नहीं है जितना, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, जितना मेरा जीवन है, क्योंकि मैं सचमुच उन पर सुहागा सिद्ध हुआ हूँ, क्योंकि मैं सचमुच देश के लिए, आज़ादी के लिए जेल में कैद हो गया हूँ। तो इसलिए आज मेरी कीमत उनकी नज़रों में और बहुत बढ़ गई होगी। आज मैं सचमुच उन्हें, उन स्वर्ण बेटों के ऊपर सुहागा महसूस हो रहा हूँ। हालांकि मैं बंधा बैठा हूँ अभागा, हालांकि मैं अपने आप को बड़ा अभागा महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ और वहाँ मेरे पिताजी मेरे लिए अश्रुपात कर रहे होंगे। और आगे कवि कहता है, माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी प्रसाद मिश्र अपना नाम लेकर के अपनी माँ के एक कथन को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि जब पिताजी मुझे याद करके रोते होंगे तो फिर माँ उनको कैसे समझाती होंगी। ये बात यहाँ पर एक कल्पना कर रहा है। ये पूरी पंक्तियाँ कवि की कल्पना है कि उनके घर में उनकी अनुपस्थिति में पीछे से क्या चल रहा होगा। तो जब पिताजी उसका नाम लेकर के, भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम लेकर के याद कर रहे होंगे उनको, तो उनकी माँ क्या कहती होंगी, कैसे समझाती होंगी अपने पति को, लेखक के, रचयिता के पिता को। और माँ ने कहा होगा, माँ बोलती होंगी दुख कितना बहा होगा, वे भी आंसू बहा रही होंगी हालांकि मेरे लिए, लेकिन कितना दुख उन दोनों के हृदय में बह रहा होगा, इनकी आंखों में बह रहा होगा। और बल्कि उस दुख को महसूस करते हुए भी वो क्या कह रही होंगी, आँख में किस लिए पानी, आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखों में पानी क्यों है, वहाँ अच्छा है भवानी अच्छा है, वहाँ पे जेल में है ना, बहुत अच्छा है वहाँ पर, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ कैसे समझाएंगी पिता को, माँ समझाएंगी, वह तुम्हारा मन समझकर, तुम चाहते थे कि मेरे परिवार में से कोई आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं है तो अपने परिवार से भी कोई आज़ादी के आंदोलन में शामिल होना चाहिए, यह सोचकर, ये तुम्हारी मन की इच्छा थी, ऐसी तुम्हारी मन की इच्छा जान करके, समझ करके और अपनापन समझकर और देश के लिए प्रेम की भावना से वशीभूत होकर अगर वो जेल गया है सो ठीक ही है, गया तो ठीक ही गया है, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ अनुचित नहीं है, कुछ भी दुख करने वाली बात नहीं है, अगर गया है तो ठीक गया है, यह तुम्हारी लीक ही है, देश की आज़ादी के लिए तुम भी तो सदा प्रयत्नशील रहते हो। माँ अपने पति अर्थात कवि के पिता को समझाएंगी तो इस प्रकार से समझाएंगी कि तुम्हारा भी मन था कि अपने घर से कोई आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो, और भवानी भी ये समझता था कि ये मेरा देश है और अपने देश के लिए की आज़ादी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ करके वो जेल गया है तो ठीक ही गया है, यह तुम्हारी लीक ही है, देश प्रेम तो तुमने ही उसको विरासत में दिया, ये देश प्रेम जो उसके हृदय में आया है तो कहाँ से आया, तुमसे आया है। अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास जगा रही है माँ, उनके अंदर एक खुशी, एक गर्व की भावना का एहसास कराने की कोशिश कर रही हैं कि उनका बेटा आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल में गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, कवि की माँ कहती हैं अपने पति को समझाते हुए, कहती हैं यदि वो इस आज़ादी के आंदोलन में पीछे हट जाता, जेल जाने की जब बात आती और वो पीछे हट जाता तो कोख को मेरी लजाता, तो क्या मेरी कोख लज्जित नहीं हो जाती, क्या मेरे लिए ये शर्मिंदगी की बात नहीं होती कि मेरा बेटा आज़ादी की लड़ाई में पीछे हट गया, देश प्रेम की भावना के मामले में पीछे रह गया, संघर्ष की बात आई तो ये मैदान छोड़कर भाग गया, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ पूरा हृदय में धैर्य धारण करके अपने पति को समझाएंगी, कवि के पिता को समझाएंगी, इस तरह हो न कच्चे होना मतलब हृदय से कमज़ोर होना, ठीक है। ये कच्चे होना शब्द जो होता है मतलब मन से कमज़ोर होना, जिसके अंदर सहन शक्ति ना हो, ऐसा व्यक्ति कच्चा कहलाता है। तो माँ समझाएंगी पिता को कि इस प्रकार से कच्चे मत बनिए, इस तरह से कमज़ोर दिल के मत बनिए, रो पड़ेंगे और बच्चे, अगर आप रो रहे हैं तो बाकी बच्चे भी हमारे जो हैं वो भी रोएंगे। और इस तरह से
रो पड़ेंगे और बच्चे। ये माँ समझा रही हैं पिता को। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। इस प्रकार से एक ओर माता पिता दोनों रो भी रहे हैं और दूसरी ओर एक दूसरे को धैर्य भी दिला रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना भी दिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि कवि एक बहुत पुण्य कार्य के लिए, पुण्य उद्देश्य के लिए जेल में गया है। तो पिताजी उनकी बात पर कहते होंगे, ये सारी परिकल्पनाएं हैं, ये सारे अनुमान हैं कवि के, जबकि वो जेल में बंद है, उसकी आंखें बरस रही हैं अपने परिवार को याद करते हुए। तो ये सारी स्मृतियाँ उसके मन में, ये सारी परिकल्पनाएं उसके मन में आ रही हैं। तो जब माँ ऐसा कहेंगी तो पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी कहेंगे कि हाय कितना सहते, हृदय के अंदर पत्थर रख करके उनके पिताजी के हाय कितना सहा होगा, मतलब उन्होंने कितना दुख सहा होगा, कितना दारुण दुख था उनके हृदय में कि उनका बेटा जेल में है, घर में नहीं है। लेकिन उस दुख को सह करके भी क्या बोलते होंगे? कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। पिताजी कहेंगे, मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं तो नहीं रो रहा हूँ। धीर में खोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धैर्य को खो रहा हूँ। वो कहती है ना, इस तरह हो ना कच्चे, माँ कहती हैं। ये पहले में वो कहती हैं कि इस तरह है हो ना कच्चे वाली बात करती हैं। तो वो कहते हैं कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, ठीक है, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। अब यहाँ पर कवि आवाहन करता है सावन का। श्रावण का वह महीना होता है, श्रावण एक ऐसा मास होता है जबकि सर्वाधिक वर्षा मानी जाती है, वर्षा का सर्वाधिक सघन बादल होते हैं, वर्षा होती है, और ऐसा मौसम जो होता है वो केवल श्रावण के मास में होता है। तो हे सजीले हरे सावन, उस सावन को कवि आवाहन करता है, उसको संबोधित करता है और क्या कहते हैं कि सावन, हे सावन एक ऐसा महीना सावन का होता है जिसमें सारी प्रकृति सज धज जाती है, हरियाली छा जाती है, नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, सुंदर सुंदर बादल घिरते हैं, वर्षा होती है। तो इस प्रकार की सावन के महीने को बड़ा सजीला माना गया है, सुंदर माना गया है। तो आवाहन करता है, संबोधित करता है कवि और कहता है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। और बड़ा पवित्र भी माना गया है, श्रावण मास को बहुत पवित्र महीना माना गया है, बड़ा सुंदर महीना माना गया है। शिव जी की आराधना होती है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, नाग पंचमी होती है, श्रावण तीज होती है, हरियाली तीज जिसको कहते हैं वो होती है, रक्षाबंधन होता है। तो बड़ा पुण्य होता है। और संपूर्ण श्रावण के मास में शिव जी की आराधना तो हमारे यहाँ संस्कृति का एक प्रधान अंग है ही। तो हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पुण्य पावन सजीले हरे भरे श्रावण मास, तुम बरस लो, तुम भले बरसो, लेकिन वे न बरसें, मेरे माता पिता की आँखें न बरसें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पांचवें को वे न तरसें, मैं अब जो उनका पांचवा पुत्र हूँ, मुझे याद करके वे तरसें नहीं, मुझे देखने के लिए उनका मन जो है बहुत विचलित ना हो, बेचैन ना हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। एक बार उनकी माँ ने कहा था ना, कवि की माँ ने कहा है कि वहाँ अच्छा है भवानी। ये इस पंक्ति का यहाँ संदर्भ दिया है। माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा था, वहाँ अच्छा है भवानी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर कवि स्वयं कहता है कि हे सावन, पुण्य पावन मास, सजीले हरे भरे श्रावण मास, तुमसे मैं अनुरोध करता हूँ कि तुम भले बरसो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखें न बरसें, पांचवें को वो ना तरसें, मुझे याद कर कर के दुखी ना हों। मैं मज़े में हूँ सही है, ये सत्य है कि मैं मज़े में हूँ। वहाँ अच्छा है भवानी, जो माँ ने कहा था, उसी बात को यहाँ कवि दोहरा रहा है। वो कहता है, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं सचमुच ठीक हूँ, सही हूँ, ठीक ठाक हूँ, यहाँ जेल में भी, घर नहीं हूँ बस यही। बस इतनी ही बात है कि मैं घर में नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। ओ क्षमा कीजिए। हाँ, किंतु यह बस बड़ा बस है।
कवि कहता है ये बस जो है, ये बस यही है, बस छोटी सी बात के लिए कहा जाता है। बस का प्रयोग करते हैं थोड़ी सी बात के लिए, घर में नहीं हूँ बस यही है, बस इतनी सी बात है, यानी छोटी सी बात है। बस का प्रयोग छोटी सी शब्द किसी बात की नगण्यता दिखाने के लिए बस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किंतु बस यह बड़ा बस है, लेकिन ये बस छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बड़ी व्यवस्था है। ये बस जो है बहुत बड़ा बस है, ये छोटा बस नहीं है। इसी बस से सब विरस है। इस बस से यानी मेरा वहाँ नहीं होना बस इतनी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात, ये छोटी सी बात भी मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके कारण ही मेरा पूरा परिवार जो है रसहीन हो गया है, विरस हो गया है, मतलब रस से विहीन हो गया है। इसी बस से सब विरस है, मेरा पूरा परिवार अधूरा है, रसहीन है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। मैं जानता हूँ कि ये बस जो है छोटा बस नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे परिवार के लिए कि उनका 5वां बेटा वहाँ नहीं है, लेकिन ये मैं समझूं, मेरे माता पिता को यह बात ध्यान न दिला देना कि ये बस जो है, इस बस का आकार बहुत छोटा नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना, उनको यह नहीं कहना, उनको यह याद मत दिलाना। उन्हें देते धीर रहना, उनको धैर्य देते रहना, उनको सांत्वना देते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उनको ये नहीं कहना कि मैं जेल में काम कर रहा हूँ, मुझे कैसा जानवरों जैसा मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, ऐसा सब कुछ मत कहना। उनसे तो यही कहना जैसा कि मैं घर पे लिखता पढ़ता रहता था, कविताएं लिखता था और साहित्य का अध्ययन करता था, तो उसी प्रकार से आज भी मैं यहाँ पर भी जेल में लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ। ऐसे ही मेरा समय बीतता है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। ये कहना, क्या क्या कहना, क्या क्या संदेश भेज रहा है श्रावण मास के माध्यम से कवि अपने माता पिता के और अपने परिवार के पास। वो कह रहा है काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। उसे कहना कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपने परिवार के नाम को रोशन करने का काम कर रहा हूँ। कौन सा काम करता हूँ मैं? वो कवि कहता है काम करता हूँ, काम तो करता हूँ, लेकिन कौन सा काम कर रहा हूँ? नाम रोशन, नाम करता हूँ, नाम रोशन करने का काम कर रहा हूँ। ये हमारे देश की आज़ादी के लिए जेल में जाना एक बड़े गर्व की बात है। इसलिए और मैं उस आंदोलन के दौरान यहाँ जेल में आया हूँ, तो ये इस प्रकार से मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। लोग चाहते हैं कि हम भी जेलों में जाएं। कवि कहता है कि मेरे माता पिता से कहना कि ये तो अवसर बड़े बिरलों को मिलता है, बड़े भाग्यशालियों को ये अवसर मिलता है। लोग चाहते हैं कि हम ऐसा मौका पाएं कि हम देश की आज़ादी के लिए अपने आप को जेल में कैद कराएं। मत करो कुछ शोक कहना। उनसे कहना कि शोक मत करो, ये शोक करने की बात नहीं है। मैं देश की आज़ादी के लिए यहाँ हूँ, तो ये शोक की बात नहीं है। और क्या कहता है कवि? कवि कहता है और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। माता पिता को अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा चिंता होती है, तो खाने की चिंता होती है और उनकी सेहत खराब ना हो जाए, वो दुबले पतले कमज़ोर ना हो जाए, इस बात की बहुत चिंता होती है। इस मनोवृत्ति को, इस मनोविज्ञान को कवि बखूबी समझता है। तो वो क्या कहता है? और कहना मस्त हूँ मैं। उनसे कहना मैं मस्त हूँ, मस्त हूँ मतलब प्रसन्न चित्त हूँ, मज़े में हूँ। कातने में व्यस्त हूँ, काम क्या करता हूँ? सूत कातने का तो काम ही करता हूँ, बस बैठा बैठा चरखा चलाता हूँ। चरखा मैं घर पे भी चलाता था, क्योंकि मैं गांधी जी का अनुयायी हूँ, तो कातने में व्यस्त रहना मेरा शौक़ है। तो कातने में व्यस्त हूँ मैं, मतलब मैं चरखा चलाने में व्यस्त हूँ। ऐसे ही मेरा समय निकलता है, मैं खुश रहता हूँ। मस्त हूँ मतलब खुश रहता हूँ, कातने में व्यस्त हूँ मतलब चरखा चलाता रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा, आज भी मेरा वजन कैसा है? 70 किलो है। और भोजन ढेर मेरा, जैसा मैं घर पे ढेर सारा खाना खाता था, वैसा ही भोजन ढेर भर खाता हूँ। 70 सेर मेरा वजन है। इस प्रकार से मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ,
इस बात से आप आश्वस्त रहिए, आप निश्चिंत रहिए, मुझे कोई परेशानी यहाँ जेल में नहीं है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यों न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहता है कि हे श्रावण मास, तुम मेरे माता पिता को संदेश देना कि जैसा मैं घर पे खेला कूदा करता था, वैसा यहाँ पे भी जेल में भी मुझे खेलने कूदने को मिलता है। दुख डट कर ठेलता हूँ मैं। अगर दुख मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको धकेल कर पीछे कर देता हूँ, मैं उनको पीछे हटा देता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, और इस प्रकार से मैं मस्त रहता हूँ, मज़े में रहता हूँ, यों न कहना अस्त हूँ मैं। ये बात मेरे माता पिता से मत कहना कि मेरे व्यक्तित्व का यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है, निखार नहीं हो रहा है, मैं अपने काव्य कर्म को यहाँ पर इन परिस्थितियों में नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मत कहना। नहीं तो वो समझ बैठेंगे कि मैं अस्त हो गया हूँ, अर्थात मेरा पतन हो गया है, अर्थात कि मैं अपने व्यक्तित्व को निखार करके और एक जो गर्व का भाव होता है माता पिता के मन में, वो नहीं आ पाएगा, दुखी हो जाएंगे। यों न कहना अस्त हूँ मैं। यदि कहीं ये कह दिया कि मैं अस्त हूँ, अर्थात अब मेरा कोई उदय नहीं है, अब मेरे सामने कोई बहुत सुख सुविधाएं, बहुत कुछ अच्छा करने के अवसर नहीं है, ऐसा अगर कह दोगे तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, जैसा वास्तव में मैंने इन जेल की सलाखों के पीछे जो मैं झेल रहा हूँ, वास्तव में इसको ऐसे मत बोलना, ऐसा मत बताना। मुझसे जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है, मुझे कोड़े मारे जाते हैं, मुझसे मोट खिंचवाई जाती है, मुझसे बैलों की जगह मुझे कोल्हू में जोता जाता है। ये सारी बातें होती हैं जेल में, ये वास्तविकताएं हैं जेल की। लेकिन ऐसा मत कहना, हाय रे ऐसा ना कहना। इन वास्तविकताओं को नहीं कहना है कि जो वैसा ना कहना, जैसा वास्तव में है, जो वस्तु स्थिति है, वैसा मत मेरे माता पिता से कहना देना जागता हूँ। ऐसा मत कह देना कि मैं सारी रात जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, कष्टों के कारण, पीड़ाओं के कारण आदमी से भागता हूँ। जब अपनी कोठरी के पास किसी आदमी को आते देखता हूँ तो मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं पलायन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी मेरे पास ना आए। मैं भागता हूँ आदमियों से इस जेल के प्रवास के दौरान, क्योंकि यहाँ जो आदमी आते हैं वो केवल वही आदमी आते हैं कवि के पास जो उसको पीड़ा देने के लिए आते हैं। तो ये आदमी कौन है? ये जेल के कर्मचारी हैं जो कवि को पीड़ा देने के लिए आते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहता है कवि। तो वो कहता है कि आदमी से भागता हूँ, ऐसा मत कह न देना मौन हूँ मैं। ऐसा नहीं कहना कि मैं मौन रहता हूँ, चुप रहता हूँ, मेरी कविता खामोश हो गई है, मैं शांत रहता हूँ, अपने काव्य को गाता नहीं हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि कहता है, आवाहन करता है उसका, श्रावण का, और कहता है कि ये मत कहना कि मैं मौन रहता हूँ, मैं अपनी कविताओं को नहीं गाता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं इंसान हूँ या जानवर हूँ। मैं अपने परिवार का सबसे लाडला सदस्य था, लेकिन यहाँ मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको देख करके मुझे तो शक होने लगा है कि मैं वास्तव में वही हूँ या कोई और, देखना कुछ बक न देना। कवि कहता है कि श्रावण को आगाह कर रहा है, उसको निर्देशित कर रहा है कि देखना कुछ बक न देना, यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में कुछ यथार्थ न बता देना, उन्हें कोई शक न देना। ऐसा कोई वाक्य मत बोल देना जिसके कारण से उनको शक हो जाए कि मेरा भवानी जो है बहुत कष्ट में है, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। पुनः आग्रह करता है कवि श्रावण मास से कि वो कहता है कि हे सजीले हरे भरे सावन, हे पुण्य पावन मास, तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम भले बरसो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखें न बरसें और ना ही वे अपने पांचवें पुत्र को याद करके तरसें, उसे याद करके उसकी कमी महसूस करें, ऐसी अनुभूति उनके मन में ना आए। तो बच्चों, ये तो था इस घर की याद कविता का भावार्थ, व्याख्या।
मैंने कोशिश की है कि आपको अक्षरशः इस कविता को पढ़ा सकूं। आशा है आपके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत लाभकारी होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पाठ के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।